हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए फिर से हम एक नए अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, DFCCIL का पहला क्लास एक हमने अपलोड किया था इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग रिलेशन का। ये उसका दूसरा क्लास है। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके हुए जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत अपडेट हो जाए। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर एक जो है वो ओलिगोपोली कहा जाता है। तो ओलिगोपोली वो किसे कहा जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो फ्यू सेलर्स मैनी बायर्स होगा, यानी कि कुछ विक्रेता बहुत सारे खरीदार। तो ओलिगोपोली किसे कहा जाता है, देख सकते हैं इसका हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। यह आमतौर पर आदानों के लिए एक बाजार होता है। तो देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यह एक तरीके का बाजार होता है जहां कई आपूर्तिकर्ता अपने उत्पाद को, यानी कि जो भी उत्पाद होता है उसको अक्सर बड़े और शक्तिशाली जो होता है खरीदारों की एक छोटी संख्या में बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह एक कुलीन वर्ग के साथ विरोधाभासी है जहां कई खरीदार हैं लेकिन कुछ विक्रेता हैं। तो देख सकते हैं ये पूछ सकता है आपको ओलिगोपोली किसे कहा जाता है, क्योंकि ये पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपने औद्योगिक उत्पादन की खपत करने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। यानी कि जो भी औद्योगिक उत्पादन हो रहा है उसकी खपत करने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखें तो व्हाट आर द इकोनॉमिक्स दैट कंज्यूम देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो देख सकते हैं ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो देख सकते हैं निर्वाह अर्थव्यवस्था, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। निर्वाह अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बाजार के बजाय बुनियादी निर्वाह, यानी कि देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि ये बाजार के बजाय बुनियादी निर्वाह जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय का प्रावधान को निर्देशित करती है। अक्सर निर्वाह अर्थव्यवस्था अर्थहीन होती है और कृषि के माध्यम से बुनियादी जरूरतों को प्रदान करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूछा जा रहा है कि अपने औद्योगिक उत्पाद की खपत करने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं निर्वाह अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। यानी कि देख सकते हैं ये पूछा जा रहा है कि हुज गेस द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो मतलब एक अनुमान जो होता है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO है। तो देख सकते हैं सीएसओ का जो इस्टेब्लिशमेंट जो है ये कब हुआ था, तो 2 मई 1951 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। 2 मई 1951 को इसका हेडक्वार्टर जो है सीएसओ का वो न्यू दिल्ली में है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो देख सकते हैं सबसे बड़ा बैंक अगर पूछा जा रहा है तो कौन सा है, आप सब भी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा ब्रांच जो है वो किसका है, तो वो भी इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगले क्वेश्चन हम की तरफ चले हैं तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें बुल्स और बियर्स शब्द किसके साथ जुड़े हैं। तो देख सकते हैं बुल्स और बियर शब्द जो होता है वह एक शेयर मार्केट में इसका यूज किया जाता है। शेयर मार्केट में जो इसका यूज होता है बुल्स और बियर, एक्चुअली इसका मतलब जो क्या होता है बुल्स और बियर का, तो देख सकते हैं बुल्स मतलब होता है मंदी, यानी कि जो है मंदी मतलब क्या, बाजार जो है अभी मंदी है। और बियर्स मतलब होता है बाजार गर्म, मतलब बाजार जो है उछाल पे है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बुल्स और बियर शब्द का यूज जो है किसके साथ जुड़े हैं। तो देख सकते हैं बुल्स और बियर शब्द का यूज जो होता है ये शेयर मार्केट में इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं पहले कि बुल्स और बियर्स जो है वो क्या है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं बुल्स मतलब होता है तेजी और बियर्स मतलब मंदी। कहते हैं शेयर बाजार में बुल्स और बियर्स के बीच होने वाली जंग है जहां कभी बुल्स जीतता है तो कभी बियर्स। बुल्स और बियर्स दो तरह के निवेशक होते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझें कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग यानी निवेशक होते हैं, एक को बुल्स दूसरे को बियर्स कहा जाता है। ऐसे लोग बुल्स कहे जाते हैं जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए वो स्टॉक खरीदते हैं और आशा करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बेचकर लाभ कमा लेंगे। और दूसरे लोग बियर्स कहे जाते हैं जिनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, इसलिए वो स्टॉक बेचते हैं। और ऐसे और ऐसे में कुछ लोग स्टॉक सेलिंग करके भी लाभ कमाते हैं। देखिए, अगर पूछ सकता है कि न्यूज़पेपर की भाषा में इसे कैसे जानेंगे, तो अगर आप न्यूज़पेपर और टीवी या इंटरनेट पर जब आप स्टॉक समाचार को देखते होंगे तो आपको मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो मार्केट को बुल्स बताया जाता है, और मार्केट नीचे गिर रहा है तो मार्केट बियर्स कहा जाता है। ऐसे देखने में सुनने को मिलता है हमें। देखिए, बुल्स और बियर्स जो होता है वो स्टॉक मार्केट की भाषा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है, इसलिए बुल्स और बियर्स को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। देखिए, बताया जाता है यहाँ पे कि बुल्स और बियर्स का अर्थ क्या होता है। तो बुल्स
का हिंदी में अर्थ होता है बैल और बियर्स का हिंदी में अर्थ होता है भालू। यहाँ पे पूछ भी सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछ भी सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान दें, इस बात को याद रखें कि बुल्स का अर्थ होता है तेजी और बियर्स का अर्थ जो होता है हिंदी अर्थ उसका मंदी होता है। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि बुल्स में जो है वो किस जानवर का चित्र होता है, तो देख सकते हैं बुल्स यानी बैल जो कि एक जानवर है, देख सकते हैं अब बियर्स यानी कि भालू जो कि एक जानवर है। तो देख सकते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें कि जब भी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे कि बुल्स में किस जानवर का जो है चित्र दिखाया जाता है और बियर्स में किस जानवर का चित्र जो है वो दिखाया जाता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे बुल्स और बियर्स शब्द का उपयोग अक्सर सामान्य क्रियाओं और दृष्टिकोण या भावना का वर्णन करने के लिए किया जाता है, या तो व्यक्तिगत संपत्ति या बाजार के रूप में निवेशक विशिष्ट प्रतिभूतियों या वित्तीय बाजार के बारे में अपनी बाजार भावना का वर्णन करने के लिए मंदी या तेजी शब्द का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स प्लानिंग इज अ इम्पोर्टेंट प्लान ऑफ, यानी कि पूछ रहा है यहाँ पे कि आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण योजना है, यानी कि आर्थिक योजना की देश की महत्वपूर्ण योजना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको अगर अच्छी तरह से हम समझें तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन की एक प्रणाली है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग सीधे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विपरीत किया जाता है, जहां लाभ उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने के लिए समाजवाद के तहत उत्पादन सीधे और पूरी तरह से इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक योजना जो है वो किसकी महत्वपूर्ण योजना है, देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल। तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल। तो देख सकते हैं यहाँ पे एनएसडीएल के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। फिर पूछा जाता है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस, यानी कि पूछा जा रहा है कि विपणन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम कौन सा है। तो देख सकते हैं इसका क्वेश्चन होगा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी ग्राहकों की जरूरतों और उसकी आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इट, यानी कि किसी कंपनी के डिवेंचर धारक होते हैं। डिवेंचर मतलब होता है क्रेडिटर्स, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो डिवेंचर होता है वो ऋण का एक हिस्सा है। एक शेयर धारक या सदस्य एक कंपनी का संयुक्त मालिक है, लेकिन एक डिवेंचर जो होता है वह धारक कंपनी का केवल एक लेनदार होता है। यहाँ पे अगर हम समझें तो डिवेंचर आर द पार्ट ऑफ अ लोन, a shareholder or member is the joint owner of company but debenture holder is only a creditor of the company। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट दिखाता है। तो बैलेंस शीट जो है वो किसको दिखाता है, तो संपत्ति और दायित्व को दिखाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति और दायित्व जो है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट जो है वो दिखाता है बैलेंस शीट को। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेयर बाजार के निवेशकों को क्या माना जाता है, यानी कि शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो स्टॉक ट्रेडर और स्टॉक ब्रोकर्स। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं उनको क्या माना जाता है। डैश की एक प्रगतिशील कर है, यानी कि कौन सा है जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो इनकम टैक्स को जो है हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो देख सकते हैं म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाई, यानी कि भारत में म्यूचुअल फंड को विनिमय किया जाता है। तो भारत में जो म्यूचुअल फंड को विनिमय जो किया जाता है वो सेबी करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बचत बैंक दर कौन तय करता है, यानी कि बचत बैंक जो होता है सेविंग बैंक जो होता है उसका रेट जो है वो कौन तय करता है, तो आरबीआई जो इसका बचत बैंक का जो दर जो है वो तय करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चले तो देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्य अधिनियम आय अर्जित करता है, यानी कि स्टेट अर्न्स मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रो। तो देख सकते हैं स्टेट जो होता है वो सबसे ज्यादा आय अर्जित किससे करता है, तो वाणिज्य कर से, यानी कि कमर्शियल टैक्स वाणिज्य कर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड स्टेब्लिश्ड इन, यानी कि अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापित हुआ था। तो देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो 27 दिसंबर 1945 को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा जो है वो मापा जाता है, तो मुद्रास्फीति होता है जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश के निर्यात से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो किससे जो है भारत में सबसे अधिक अधिक जो है विदेशी मुद्रा जो है वो अर्जित करता है? तो टी यानी कि चाय जो है, चाय जो चाय होता है टी, उस चाय मतलब वो पत्ती जो होता है चाय, उससे जो है वो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा जो है वो अर्जित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेल्स टैक्स इज यानी कि बिक्री कर एक है, किस प्रकार का ये बिक्री कर जो है वो किस प्रकार का टैक्स है? तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे आप लोग अपने से भी इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा से डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपूर्ति पक्ष यानी कि अर्थशास्त्र डैश पर अधिक जोर देता है, यानी कि देख सकते हैं अर्थशास्त्र जो होता है वो किस पर ज्यादा जोर देते हैं? तो प्रोसीड्यूर पे है, यानी कि प्रोसीड्यूर पे जो है अर्थशास्त्र ज्यादा जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्मार्ट मनी टर्म इन यूज फॉर, स्मार्ट मनी जो टर्म होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड्स के लिए स्मार्ट मनी जो होता है वो उसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आर्थिक गतिविधि में अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को कहा जाता है, यानी कि आर्थिक गतिविधि में अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है? तो व्यवसाय चक्र कहा जाता है, यानी कि बिजनेस साइकिल कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चन में हम बात करें तो आर्थिक गतिविधि में अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को कहा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस साइकिल कहा जाता है कि व्यवसाय चक्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूंजीगत लाभ से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो, यानी कि पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन जो है वह तात्पर्य उन किस वस्तुओं से है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सामान के और अधिकतम उत्पाद में मदद करे, यानी कि जो सामान जो है वो अधिक उत्पादन में मदद करे, यानी कि पूंजीगत लाभ से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो सामान के अधिक उत्पाद में मदद करे। सेबी जो है वो किस प्रकार की बॉडी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, बॉडी जो है वो कितने प्रकार की होती है, इसमें रेगुलेटरी बॉडी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऋण नियंत्रक मतलब जो होता है देख सकते हैं लोन रोटेनिंग जो होता है वो इंडिया में किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो है वो लोन जो है ऋण नियंत्रण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो भारत में लिंग अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है? तो देख सकते हैं प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसके द्वारा जो है भारत में लिंग अनुपात की गणना की जाती है।